41. Question number 41 says vector A plus vector B plus vector C this is equal to 0 वेक्टर ऐसे दिया है। हमसे कहा है A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों A क्रॉस B इक्वल टू क्या होगा ये हमसे पूछा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक सिंपल सा मैथमेटिकल तरीका ये होगा, A क्रॉस B आपको निकालना है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं ये इक्वल टू 0 वेक्टर, लिखिए या ना लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस B माइनस C, ऐसे माइनस वेक्टर B माइनस वेक्टर C ऐसे लिख सकते हैं। दोनों साइड बच्चों एक काम करते हैं, A क्रॉस B मुझे निकालना है तो यहाँ पर A क्रॉस B, देखिए राइट से क्रॉस B इसमें किया है तो यहाँ भी दिस मच इंटू क्रॉस B कर दें। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस B माइनस C दिस होल मच इंटू क्रॉस B, मतलब इधर भी इंटू यहाँ क्रॉस B कर दिया गया, यहाँ भी राइट से क्रॉस B कर दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस B, इधर से आ रहा है क्रॉस B, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस C क्रॉस B। किसी वेक्टर का स्वयं उसी वेक्टर से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों वो 0 वेक्टर होता है, तो ये इतना पार्ट जो बन जाएगा 0 वेक्टर बन गया माइनस C क्रॉस B। ओके, यहाँ से देख सकते हैं ये क्रॉस B दिस इज इक्वल टू माइनस C क्रॉस B, क्योंकि 0 वेक्टर का कोई मतलब नहीं हुआ, ऐसे लिखेंगे ये क्रॉस B दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ C क्रॉस B। जो माइनस C क्रॉस B है उसको अगर हम रिवर्स करें तो हो जाएगा माइनस माइनस B क्रॉस C, जो कि सिंपली आ जाएगा माइनस माइनस 2 बार हुआ प्लस हो जाएगा यहाँ के अंदर B क्रॉस C ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्रॉस B जो होगा वो B क्रॉस C के सिमिलर आएगा, और यहाँ पर जो करेक्ट मैचिंग हमको मिलेगा बच्चों आप देख सकते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर दिस इज ऑप्शन ए। ओके बच्चों, दिस was the solution for the question number 41. Now let's enjoy question number next. We have question number 42. Question number 42 says if A into I cap B into J cap plus B into J cap is a unit vector and perpendicular to I cap plus J cap. बेटा दो बातें कहा है, A into I cap plus B into J cap, इसके लिए कहा गया कि एक यूनिट वेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है आई कैप प्लस जे कैप के, तो ए और बी की वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है। देखिए अगर ये यूनिट वेक्टर है बेटा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए 1 आना चाहिए, मतलब मुझे ऐसे मिलना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरे पास 1 आना चाहिए। ओके, अब सिंपली यहाँ पे बच्चों चलो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा जो वेक्टर हमारा ये इंटू आई कैप है प्लस बी इंटू जे कैप है, दूसरी बात ये कहा है ये वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप ये वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। अगर दो वेक्टर बच्चों 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। तो आपको पता है कि अगर मान लो इसको मैं वेक्टर ये मान लूँ और इसको वेक्टर बी मान लूँ तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऐसे सिचुएशन में अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। और डॉट प्रोडक्ट निकालें तो कितना होगा, ये इंटू 1, यानी कि ये इंटू 1 मीन्स ये बी इंटू जे का कॉफिशिएंट 1, ये प्लस बी आ गया, और नियमानुसार रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू मेरे पास 0 होनी चाहिए। तो दो सिचुएशन यहाँ ये मैच होनी चाहिए, तो स्क्वायर रूट के अंदर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि यहाँ के अंदर बेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो देखिए ये कहाँ से मिल रहा मुझे, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शंस अगर दिए हैं, ये प्लस बी इक्वल टू 0 का सिचुएशन मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 2 नहीं बल्कि 3 में दिख रहा है, ये सी और डी में। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर ये वाला सिचुएशन किस में फुलफिल हो रहा है, पहले में तो नहीं होगा। अगर ये की जगह स्क्वायर रूट 2 रख दें और बी की जगह माइनस स्क्वायर रूट में 2 रख दें, स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 का स्क्वायर रूट 2 1 नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। सी को चेक करें 0.5 और माइनस 0.5 मतलब हाफ एंड माइनस हाफ, यहाँ रखेंगे हाफ का स्क्वायर बच्चों 1/4 माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4, तो क्या आ गया 2/4।
1/2 मतलब 1 तो नहीं आएगा। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन डी में देखें, a प्लस बी करने पर 0 मिल रहा है, क्या ये भी सही है? यहाँ 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 1/√2 माइनस में है उसका स्क्वायर भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन डी है उसमें a की वैल्यू दिया है 1/√2 और b की वैल्यू दिया है यहाँ के अंदर -1/√2 के अंदर 2। ये वैल्यू जो है ये दोनों रिलेशन, ये वाले इक्वेशन को और ये वाले फैक्ट को, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे यहाँ के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 सेज इवेल्युएट द इंटीग्रल दिस। एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया है बेटा, 0 से 3 की लिमिट में मुझे इंटीग्रेट करना है। एक फंक्शन है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 dx। ऐसे इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं ऐसे कर लूँगा बच्चों, मैंने एक रूल बताया था कंपलसरी मैथमेटिक्स में कि अगर जो डिनोमिनेटर हो उसका डिफरेंशिएशन यहाँ न्यूमरेटर में दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे हो जाता है। बच्चों यहाँ के लिए अगर आप उस रूल को याद रखे हो दिमाग में तो इसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन हियर। देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा 2x प्लस 0 यानी 2x। क्या ऊपर 2x है? नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ के अंदर बच्चों इसको 2x बना देते हैं। 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 दिस होल मच। इंटीग्रल का लिमिट 0 से 3 और यहाँ के अंदर dx आ गया। 2 एडिशनल आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है इसका डिफरेंशिएशन देखिए ऊपर है। ऐसे केस में अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर मिल रहा है न्यूमरेटर में तो ऐसे केस में बच्चों इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है नेचुरल लॉग बेसी या नेचुरल लॉग ln लिख सकते हैं डिनोमिनेटर जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट हम लोग लगाएंगे 0 to 3। ठीक है बेटा, इसको प्रोसीड करेंगे तो आ जाएगा हाफ नेचुरल लॉगरिथम्स। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास आ जाएगा x के जगह 3 रख लेंगे, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 यानी कि 11 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम्स x की जगह 0। तो यहाँ के अंदर x की जगह 0 रखेंगे बेटा तो 0 प्लस 2 यानी कि log 2 हो गया। आप सबको पता है log m माइनस log n इक्वल टू हो जाएगा log m अपान n। यहाँ के अंदर ये वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग लिखिए ln लिखिए, बात वही है। तो जैसे लिखा वैसे ही मैं लिख देता हूँ ln या नेचुरल लॉग लिख सकते हैं लॉग बेसी 11/2। यही हमारा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में जाके इसको टैली कराएं तो यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट मैचिंग मुझे दिख रहा है वो है ऑप्शन ए, नेचुरल लॉग हाफ टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग 11/2। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हम लोग लेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वी हैव क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 says a whistle emitting a sound of frequency 440 Hz is tied to the string 1.5 meter length and rotated with angular velocity 20 radian per second in horizontal plane। बच्चों एक स्ट्रिंग में एक विशल जो कि हॉर्न प्रोड्यूस कर रहा है उसको बांध करके ऐसे हॉरिजेंटल प्लेन में घुमाया जा रहा है। ओके, कहा कि देन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय ऑब्जर्वर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द विशल विल बी। विशल से एक अच्छे खासे दूरी पर कोई ऑब्जर्वर है, ये फ्रीक्वेंसीज को सुन रहा है। बच्चों जब ऑब्जर्वर यहाँ आप कुछ पॉइंट्स बना देते हैं ए बी सी डी, जब बच्चों हमारा विशल जो है वो पॉइंट्स बी से क्रॉस कर रहा होगा और डी से,
उस समय तो इसके बिल्कुल लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर जा रहा है, वो बच्चों एकदम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुन रहा होगा ऑब्जर्वर, लेकिन ज्यों ज्यों दूर चलता चला जाएगा इसको सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होने लगेगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो तब सुनेगा जब ये सोर्स पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा हो, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तब सुनेगा जब ये सोर्स पॉइंट सी को क्रॉस कर रहा हो। यहाँ पर एक एक करके निकालते हैं। जब सोर्स पॉइंट ये पर था तो उस समय अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी मान लिया f1 था, तो f1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा f नॉट बाई फार्मूला v माइनस v माइनस, यहाँ पर बच्चों ऑब्जर्वर तो चल ही नहीं रहा, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0, और यहाँ के अंदर सोर्स की वेलोसिटी, अभी सोर्स जो है ये देखिए जो साउंड आ रहा है ऑब्जर्वर तक जाएगा वो ये वाला रहा। बच्चों ये दूरी बहुत ज़्यादा दिया गया है, कहा लार्ज डिस्टेंस, तो कहने का मतलब एंगल वगैरह ये मैटर नहीं करता, बहुत ये लगभग लीनियर सा ही फील होगा। और ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो हमारे पास वेलोसिटी होगी बेटा ये यहाँ पर माइनस में लिखी जाएगी, उस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस वी एस यानी कि प्लस हो गया, और यहाँ पर ये हो गया ऐसे कुछ। देखिए जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो 440 है, और बच्चों यहाँ साउंड की वेलोसिटी इस क्वेश्चन के अंदर 330 दिया गया है, 330 प्लस यहाँ होगा सोर्स की वेलोसिटी। बेटा सोर्स की वेलोसिटी बाई फार्मूला आर ओमेगा होगा, ठीक है, ओमेगा दिया है, आर का मतलब स्ट्रिंग का लेंथ, और स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पर 1.5 है, ओमेगा की वैल्यू बच्चों 20 रेडियन पर सेकेंड है, जैसा कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। 1.5 मीटर यहाँ लेंथ है और ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड है, यानी कि हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, माफ करिएगा ये बच्चों हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो गया बच्चों 30। अब ये क्या बना, ये हो गया 440 330 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो जाएगा 360, ऐसे हो गए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये पूरा आप सॉल्व करना बेटा, आंसर निकालना। जो f1 की वैल्यू यहाँ मुझे मिलेगा होगा 440 मल्टीप्लाइड बाई 33, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 36। इसको आप लोग सॉल्व करके बेटा आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर आपको सॉल्व करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, मिलेगा 403 पॉइंट यहाँ पर 3, ऐसे इतना हर्ट्ज लगभग में ही आएगा। ओके, उस समय फ्रीक्वेंसी जब ये दूर जा रहा है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से सुनाई पड़ी होगी, दिस इज हियर दिस मच, और मैक्सिमम तब सुनाई पड़ेगा f2 हमारे पास हो गया 440। अब बच्चों f2 का मतलब जब पॉइंट B से हमारा सोर्स क्रॉस कर रहा होगा, माफ करिएगा पॉइंट C से जब सोर्स क्रॉस कर रहा होगा तब की बात हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर 440 f नॉट V सोर्स जो यहाँ पर साउंड की वेलोसिटी 330 डिवाइडेड बाई, इस बार हो जाएगा 330। देखिए साउंड ऐसे जा रहा है, यहाँ से साउंड की वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी एक दूसरे के अलॉन्ग है, तो यहाँ प्लस लेंगे माइनस प्लस, यानी कि माइनस हो जाएगा 30। सोर्स की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। सॉल्व करेंगे ये बच्चों आ जाएगा 440 330 दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 300, ऐसे कुछ आ गया। ये पूरा सब कुछ सॉल्व करने पर यहाँ आसानी से सॉल्व हो जा रहा है बच्चों। यहाँ पर ये 11 बार गया, और f2 की वैल्यू यहाँ के अंदर आ जाएगा 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 एंड 484 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ f2 जो हमारे पास होगा 484 हर्ट्ज हो गया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो होगा और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये, तो जो रेंज बना बच्चों वो क्या हो गया, वो हो गया 403.3 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक जाएगा, 484 हर्ट्ज तक ये जाएगा। यही हमारा रेंज होगा फ्रीक्वेंसी का। और अगर इसको मैं मैच कराऊं तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पे जो दिख रहा है बच्चों वो है ऑप्शन डी, ठीक है। करेक्ट मैचिंग दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन डी। ओके बच्चों, this was the solution for the question number 44. Now let's enjoy question number next. We have question number 45. Question number 45 says P इक्वल टू P कोई एक फंक्शन है, कोई क्वांटिटी होगा, फंक्शन होगा जिसको लिखा गया x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 5, एंड दूसरा कोई है बच्चों q, स्मॉल p यहाँ पर दिया हुआ है।
यहाँ पे दिस इज गिवन हियर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2। हमसे कहा बताइए dp और dq की वैल्यू डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू q क्या होगा। बच्चों देखो उसके लिए आप एक काम करो, इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो आपको मिलेगा dp ओवर dx। ये मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x का 2 इंटू 1, यानी कि dp ओवर dx की वैल्यू बच्चों आ गया कितना, x प्लस ऑफ, यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा x प्लस ऑफ 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा कॉमन, दिस मच इंटू 2। ओके, दिस मच इंटू 2 ऐसे आ गया dp और dx की वैल्यू। सिमिलरली बच्चों आप लोग निकाल लो dq ओवर dx की वैल्यू, dq ओवर dx। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस ऑफ 0, यानी कि सिंपली इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आ गया 2x। अब एक काम करते हैं, हम ऐसे लिख देंगे dp ओवर dx, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई dq ओवर dx। अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो यहां के अंदर बच्चों मेरे पास मिलेगा 2x प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1, और यहां डिनोमिनेटर में मिलेगा बेटा 2x। इस तरह से 2 कैंसिल हो जाएगा, dp ओवर dq की वैल्यू बच्चों हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, यहां पर इसको dx कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास बचेगा dp ओवर dq, जिसकी वैल्यू आ जाएगा x प्लस 1 अपान x। और इस तरह से करेक्ट मैचिंग जो मुझे इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है वो हो गया बच्चों ऑप्शन डी। करेक्ट मैचिंग दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 46। This question says during the propagation of electromagnetic waves in a medium, एक मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेट होने के दौरान इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज डबल ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। बच्चों मैंने बताया था कि जब किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलता है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के द्वारा जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम में किया जाता है, सेम वैल्यू मैग्नेटिक एनर्जी का होता है पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों किसी मीडियम में चलता है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एनर्जी भी दो फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो कि हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट ऐसे होता है, मान लीजिए वैक्यूम में चल रहा तो बच्चों ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो होता है वो सेम होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो फिलहाल यहाँ के लिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज हाफ, नहीं सर हाफ ऑफ द मैग्नेटिक नहीं, ये गलत है। सी में कहा गया इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, बिल्कुल सही। यहाँ के लिए बेटा जो करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो हो गया ऑप्शन, यहाँ के लिए हो जाएगा सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 सेज अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन with amplitude capital A and angular velocity omega, ratio of maximum velocity to the maximum acceleration। बेटा जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सीलरेशन का रेशियो पूछा गया है, v मैक्स अपान गे मैक्स। बच्चों जैसा कि चारों ऑप्शन को मैं देख रहा हूँ माइनस में कोई नहीं है तो केवल मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लेते हैं। v मैक्स का मतलब हो गया बच्चों ये ओमेगा, और ये मैक्स का मतलब हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ये, ठीक है आप सबको पता है। यहाँ पर सब कुछ कैंसिल करने के बाद बचेगा 1 अपान ओमेगा, तो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन बिल्कुल है। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन ये, ठीक है। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस इज ऑप्शन ये, ठीक। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सेज a string is rigidly tied at two ends and equation of vibration is given by। यहाँ पर बच्चों दो एंड पर स्ट्रिंग टाइड है ऐसे, यहाँ और यहाँ।
इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन आपको दिया गया है। ऑब्वियसली यहाँ इसके बीच में अगर कोई वेव चला होगा तो बच्चों पक्का है इनके बीच में स्टेशनरी वेव बनेगा, ठीक है, इनके बीच में स्टेशनरी वेव बनेगा। यहाँ के लिए बच्चों जो इक्वेशन दिया गया है y इक्वल टू साइन ऑफ, यहाँ के अंदर बच्चों है 2 पाई x और यहाँ के लिए है कॉस, क्या, यहाँ के लिए कॉस 2 पाई टी ऐसे दिया गया है। देखिए बच्चों यहाँ ऐसे सिचुएशन में देखिए ये जो है ऑब्वियसली डेंसर मीडियम की बाउंड्री से टकरा के आने वाला वेव होगा। ये एम्पलीट्यूड के जगह इतना है, तो x की वैल्यू 0 तो एम्पलीट्यूड 0। तो बच्चों कम से कम भाई अगर स्टेशनरी वेव बनना तो कम से कम एक लूप तो बनेगा ही, तो स्ट्रिंग का लेंथ कम से कम इतना हो कि एक लूप को तो एडजस्ट कर ही ले जाए, इससे कम ना हो कि एक लूप भी एडजस्ट ना हो पाए। यहाँ पर तो कम से कम लेंथ पूछा गया, मतलब एक लूप का स्ट्रक्चर यहाँ बना के हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही हमसे पूछा कि मिनिमम लेंथ यहाँ के अंदर क्या होगा। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, अब मिनिमम लेंथ जो इस स्ट्रिंग का होगा, इस स्ट्रिंग का जो मिनिमम लेंथ रहा होगा वह इक्वल टू हो जाएगा λ/2, ठीक है, क्योंकि नोड यहाँ नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, यहाँ का एंटी नोड होगा। यहाँ पर यानी कि यल की वैल्यू λ/2 होगा। अब सवाल उठा लैम्बडा क्या होगा। बेटा यहाँ से देखो kx, k के जगह पर है 2 पाई, वैसे बाई फार्मूला k की वैल्यू होता 2 पाई बाई लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई, यानी लैम्बडा की वैल्यू बच्चों क्या हो गया 1 मीटर। जब लैम्बडा की वैल्यू बेटा 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर यल इक्वल टू 1/2 मीटर, यहाँ के अंदर स्ट्रिंग का लेंथ 0.5 मीटर या 1/2 मीटर होना चाहिए। और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमको दिख रहा है वो होगा बच्चों ऑप्शन बी, ठीक है। करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हम लोग लेंगे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 सेज अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट पोटेंशियल एनर्जी इज u1 at x and u2 at y. When the displacement is x plus y, potential energy will be। बेटा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये रहा मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू x के बराबर है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इस पोजीशन पे कह रहा u1 है। जब x की वैल्यू बेटा यहाँ के अंदर मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x था, x की वैल्यू जब y के बराबर हो गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ दिस इज y, उस समय पोटेंशियल एनर्जी को बता रहा है u2 है। और मान ले थोड़ा और लंबा इसको कर देते हैं और इसका लेंथ बढ़ा देते हैं। बेटा जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी यहाँ x के जगह पर इनफैक्ट क्या हो जाए x प्लस वाई, ऐसे x इक्वल टू मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की x प्लस वाई हो जाए तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी x प्लस वाई, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा इनफैक्ट x प्लस वाई है तो हमसे पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखिए SHM करने वाले पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, m इंटू ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख देते हैं k, बार बार इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा k, और यहाँ पर इसको ओपन करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। बच्चों इसको थोड़ा और एलोबरेट करेंगे हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ kx स्क्वायर, ऐसे आ गया, प्लस हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ k वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों हाफ टाइम्स ऑफ k इंटू 2 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई। ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ के लिए सिचुएशन आपके सामने है। थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ बनेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी बेटा u1 था उस समय वैल्यू अगर इसका लिखें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ऐसे लिखा होगा। मैंने लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे हम, ये मेरे पास होगा हाफ टाइम्स ऑफ kx स्क्वायर। यहाँ पर इसी तरह से u2 की वैल्यू रही होगी हाफ m
ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी कि हाफ टाइम्स ऑफ के इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे रहा होगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू जो यहाँ पर निकल के आया है इतना, ये u1 के बराबर हो गया, और ये जो वैल्यू आया है ये u2 के बराबर हो गया। तो बच्चों ये देखो, ये मेरे पास हो गया u इक्वल टू u1 प्लस u2। अब ऑप्शन भी इसी की तरफ फ्रेम करके दिया गया है। बच्चों इसको मैं थोड़ा चेंज करूं, इसको मैं लिख देता हूं k/2, और k/2 को लिख देता हूं स्क्वायर रूट के अंदर k/, यहां पर बच्चों देखिए k/2, इसको तो पड़े रहने दीजिए 2 को अपने जगह पर, प्लस ऑफ 2, k/2 को मैं लिखता हूं दो जगहों पे, स्क्वायर रूट के अंदर k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2, या स्क्वायर रूट के अंदर k/2 टोटल लिख देते हैं ऐसे, k/2 इंटू एक्स, फिर लिख देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर k/2 इंटू यहाँ के अंदर लिख देते हैं बच्चों y। ध्यान दीजिएगा सेम चीज लिखा है, एक k/2 इतना जो फैक्टर था इसको मैंने दो पार्ट में लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर k/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर k/2, और एक बार इसके साथ मैंने x को ले लिया, अगली बार y को ले लिया, और ये जो 2 था उसको मैंने पड़े रहने दिया। अब बच्चों ये जो वैल्यू इतना निकल के आया, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूँ तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट के अंदर u1 मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ से देखिए k/2 इंटू यहाँ के अंदर हो जाएगा x। देखिएगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ के अंदर बच्चों फिर सिमिलर वाइज अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर u2 लिखूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर k/2 इंटू वाई। तो यहाँ से ये जो वैल्यू मैंने मॉडिफाई किया वो यहाँ से मिल जा रहा है, u इक्वल टू हो गया बेटा u1 प्लस ऑफ u2 प्लस ऑफ 2। इतने पार्ट को मैं लिखूंगा क्या, स्क्वायर रूट के अंदर u1, और इतने पार्ट को मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट के अंदर u2। दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में लाके लिख सकते हैं। u इक्वल टू हो गया u1 प्लस ऑफ u2 प्लस ऑफ 2 स्क्वायर रूट के अंदर u1 इंटू u2। ऐसे अगर ये वाला ऑप्शन मैं यहाँ खोजूं तो ये मुझे मिल रहा ऑप्शन सी में। ठीक है, दिस आंसर वी विल गेट हियर इन ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो हमारे पास हो गया वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 49। Now let's enjoy question number next. We have question number 50. Question number 50 says, if a spring has time period capital T and it is cut into n equal parts, then the time period of each part will be. टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग का मतलब ये हुआ बेटा, कहीं पर कोई स्प्रिंग रहा होगा, वर्टिकल या हॉरिजेंटल कैसे भी बना दे, सपोज करिए ऐसे मैंने बना दिया, या इसका कुछ नेचुरल लेंथ रहा होगा, सपोज करिए इसका नेचुरल लेंथ है यल, यहाँ से कोई ब्लॉक अटैच रहा होगा। टाइम पीरियड का मतलब हो गया 2π स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर हो गया बच्चों m/k। ठीक है, जब इस स्प्रिंग को जब इसका अपने नेचुरल लेंथ में रहा होगा, इसको n पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ऐसे 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 n पार्ट में बच्चों इसको डिवाइड कर दिया गया, ऐसे कई सारे n पार्ट, तो एक पार्ट का लेंथ l/n हो जाएगा। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर नेचुरल लेंथ को आपने l/n कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट k टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब k इंटू n। अगर इसका k है तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा k इंटू n या n इंटू k। ऐसे केस में बेटा अब नया वाला जो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा हो जाएगा 2π स्क्वायर रूट के अंदर m डिवाइडेड बाई, नए वाले एक सिंगल पार्ट का पूछ रहा है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर आ गया n इंटू k। इसको थोड़ा मैनेज करें तो ये आ जाएगा 2π, देखिए 2π स्क्वायर रूट के अंदर m/k, दिस इज इक्वल टू कैपिटल T, और यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर n। इसको ऐसे लिखेंगे 2π स्क्वायर रूट के अंदर m/k, ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर n। तो ये जो इतना पार्ट आया बच्चों दिस वन न्यूमरेटर में, वो कैपिटल T, पूरे स्प्रिंग की बात करें वहां पर जो टाइम पीरियड था उसके बराबर है कैपिटल T डिवाइडेड बाई क्या हो गया स्क्वायर रूट के अंदर n। और इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस मुझे दिख रहा है मैच करता हुआ,
वो हो गया बच्चों ऑप्शन बी। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल गेट हियर, दिस इज ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 50। और इस तरह से बच्चों टेस्ट नंबर 4 का वीडियो सॉल्यूशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। होपफुली आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया होगा, आपके रिजल्ट अच्छे आए होंगे। और इसी तरह आगे भी टेस्ट होते रहेंगे, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। और खूब मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।